नमस्कार दोस्तों, भाव विजन में आपका स्वागत है। आइए आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे, क्या चीज़ है, 3 या 4 चैप्टर ख़त्म हो गया ना। हाँ, आज आप लोग को पढ़ाएंगे फ्रिक्शन। क्या पढ़ाएंगे दोस्तों? आप लोग को फ्रिक्शन पढ़ाएंगे। मैं फिर से आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ, बहुत सारे एग्ज़ाम है और मैं बिट्टू झा का फिजिक्स फाउंडेशन फिजिक्स पढ़ाता हूँ। आप लोग ऐसा करें, इस फिजिक्स को कंसेप्ट वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको आप लोग देखें और याद कर लें। जहाँ तक प्रयास रहता है कि मैं इस चीज़ को आपको यहाँ पर ही याद करवा दूँ। ज़्यादा इधर उधर भटकने की, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को 2-3 बार यदि आप कर लेते हैं तो आपकी सफलता लगभग निश्चित है। उसके बाद आप सेट प्रैक्टिस करें और सेट प्रैक्टिस के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज सोचें और अच्छा करें। आपको कहीं जाने, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, घर्षण के बारे में तो आप लोग पढ़े ही होंगे। आइए घर्षण का क्वेश्चन करते हैं। घर्षण क्या? दोस्तों देखिए, लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किया जाए तो सही व्यवस्था क्या होगा? थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है दोस्तों। मतलब घर्षण का पूछ रहा है कि बढ़ते कर्म या घटते कर्म, इस चीज़ को इस क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया है। तो सबसे ज़्यादा घर्षण क्या होगा? देखिए, आप यदि नहीं पढ़े हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। हम जो है प्रयास करेंगे कि हर कुछ को पढ़ा दें। सबसे पहले घर्षण के बारे में हम जिक्र करते हैं। घर्षण क्या है? सबसे पहले घर्षण के बारे में हम जिक्र कर देते हैं कि घर्षण है क्या दोस्तों। घर्षण के बारे में पहला जिक्र यही है कि कोई वस्तु के अपोजिट साइड में कोई बल लग रहा है। जैसे एक वस्तु ये है, आगे की ओर बढ़ रहा है, तो इसके विरोध जो बल कर रहा है उस बल को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। मोटा मोटी शब्दों में, यदि किसी का अपोज करता हो, कुछ भी चीज़ हो, किसी का अपोज करता है तो उसको हम लोग घर्षण बल कहते हैं। सीधा सा मतलब है, मतलब एक सामाजिक व्यू से आप लोग देखें तो सीधा सा मतलब होता है जो वस्तु ज़्यादा तेज चलेगी मतलब उसका घर्षण का अपोज उतना कम होता है। यस या नो? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग देखिए, लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी, 3 घर्षण दिया हुआ है। कौन कौन दिया हुआ है? लोटनिक, स्थैतिक, सर्पी। तो आप लोग तो सीधा सा अनुमान लगाइए कि सबसे ज़्यादा घर्षण किस में होगा। तो सबसे ज़्यादा घर्षण जो होगा स्थैतिक में होगा कि नहीं होगा? कोई वस्तु रुका हुआ है, कहीं न कहीं उस पर घर्षण ज़्यादा लग रहा हुआ। एक है लोटनिक और सर्पी, कोई चीज़ सरक रहा है, सरकना, एक चीज़ सरक रहा है और एक चीज़ लुढ़क रहा है। लोटनिक हो गया लुढ़कना और सर्पी हो गया सरकना। तो आप लोग सोचिए, सोचने के बात है कि मतलब लोटनिक थोड़ा सा आसान हो जाता है ना सरकना, तो लोटनिक में घर्षण कम लगेगा। स्थैतिक के बाद घर्षण सर्पी में ज़्यादा होगा और सर्पी के बाद सबसे कम जो होगा वो लोटनिक में होता है। लोटनिक में कम बल लगाकर भी कोई वस्तु को आप जो है ज़्यादा से जो दूर तक काम करवा सकते हैं। तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा किस में होगा, मतलब घर्षण को घटते क्रम में करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्थैतिक के बाद सर्पी के बाद लोटनिक में घर्षण कम होगा। और यदि हम लोग, ये तो होगी आपको घटते क्रम में ज़्यादा से कम, यदि कम से ज़्यादा यदि क्वेश्चन पूछ देता तो लोटनिक सर्पी स्थैतिक दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। दोनों ऑप्शन में जो भी मान लीजिए, ये हो गया आपको कम से ज़्यादा, कम से घर्षण कम है इसमें, कम से ज़्यादा, तो ये हो गया आपको बढ़ते क्रम में और ये जो आपको हो गया, ये हो गया आपको घटते क्रम में। ये आपको हो गया घटते क्रम में और ये हो गया आपको बढ़ते क्रम में। कोई प्रॉब्लम दोस्तों? नहीं। तो जो भी बोल देगा कि बढ़ते क्रम में घर्षण निकाले या घटते क्रम में आप घर्षण निकालें तो आप उस हिसाब से सोचकर जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी आप अपने सोच के बेसिस पर ये सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र और तौलिया पर चलाया जाता है। एक खिलौना कार को जो है ये सब चीज़ों पर चलाया जाता है। किस किस चीज़ पर चलाया जाता है? संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र और तौलिया पर चलाया जाता है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा घर्षण बल का बढ़ते क्रम, अगर कम से ज़्यादा आप लोग बताइए, कम से ज़्यादा। तो आप सोचिए कम से ज़्यादा, पहले ज़्यादा ही सोच लीजिए। सबसे ज़्यादा हमारे हिसाब से तो तौलिया समाचार पत्र को हम लोग ज़्यादा घर्षण में काउंट करेंगे। फर्श वाला ठीक है, लेकिन घर्षण ज़्यादा की बात करेगा तो तौलिया में हमारे हिसाब से समाचार पत्र से भी ज़्यादा घर्षण होगा। ये आपको प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा घर्षण जो हो गया वो तौलिया ले लेते हैं। तौलिया लास्ट में किस में है? एक ही गो में तौलिया है। गीला फर्श समाचार पत्र, एक ही गो में तौलिया है। यदि सबसे ज़्यादा घर्षण तौलिया में होगा, बढ़ते मतलब घटते क्रम के बढ़ते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा पीछे होगा ना, सबसे कम से सबसे ज़्यादा इधर से बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा घर्षण तौलिया में होगा, उसके बाद समाचार पत्र में होगा, ठीक है। उससे कम संगमरमर का सूखा फर्श में और संगमरमर का गीला फर्श। सबसे कम घर्षण जो है संगमरमर के गीला फर्श में होता है, तो इसलिए लोग ज़्यादा फिसलता है, सूखा पर कम, ठीक है। जितना रुखरा सतह होगा, जितना रुखरा सतह होगा, रुखरा इस टाइप का, जितना सतह में जितना भी रुखरा सतह होगा उसमें घर्षण ज़्यादा होगा, और जितना चिकना सतह होगा उसमें घर्षण कम होगा। मतलब जिसमें चलने में आसानी हो, गीला फर्श है, पूरा फिसल जाएगा, तो उसमें घर्षण कम है, और जिसमें जो रुखरा ज़्यादा है उसमें घर्षण अधिक होता है। तो क्या 1 नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। स्थैतिक घर्षण होता है। स्थैतिक घर्षण जो रुका हुआ है उसमें घर्षण ज़्यादा होगा, सर्पी घर्षण के बराबर, सर्पी घर्षण से कम, सर्पी घर्षण से अधिक। स्थैतिक में हमेशा जो होता है घर्षण ज़्यादा होता है। क्या कोई चीज़ स्थैतिक है, मतलब वो चीज़ आगे कोई वस्तु से खींच रहे हैं और बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं अपोजिट बल ज़्यादा लग रहा है, इसलिए ये अस्थिर है। सर्पी घर्षण मतलब जो सरक रहा है, ये तो सरक रहा है, ये तो सरक भी नहीं रहा है। जब ये सरक नहीं रहा है तो कहीं न कहीं स्थैतिक घर्षण ज़्यादा होगा सर्पी घर्षण के अपेक्षा। नेक्स्ट, घर्षण बढ़ाने का एक उपाय है। घर्षण को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? उस सतह को रुखरा कर देंगे, पॉलिश करेंगे तो चिकना हो जाएगा, धारा रेखीय आकृति कर देंगे तो आसानी से आगे की ओर गाड़ी बढ़ जाएगा। जैसे नाव को देखिए, जब धारा रेखीय करने के बाद नाव आसानी से आगे चला जाता है, क्योंकि उसका घर्षण कम हो जाता है, घर्षण कम, अपोज कम हो जाता है, तो आगे बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं घर्षण घटाने का ही जुगाड़ लग गया। स्नेहक का प्रयोग करेंगे। स्नेहक एक प्रकार का लुब्रिकेंट, मतलब इसको कह सकते हैं मोबिल का उपयोग कर दिए। कोई चीज़ को चिकना करने के लिए स्नेहक का प्रयोग किया जाता है, रुखरा करना। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर। कोई दिक्कत? घर्षण क्या है? घर्षण शत्रु और मित्र दोनों है। कहीं कहीं शत्रु का काम कर देता है, जब आप फिसल जाते हैं, चोट लग जाता है तो आपके लिए शत्रु हो जाता है, लेकिन हाँ आपको बैलेंस का बनाए रखता है तो आपका मित्र हो जाता है। बहुत जगह जैसे कभी कभी मशीन में क्या होता है, कुछ कारण बस इतना घर्षण अधिक हो जाता है कि वो मशीन के पार्ट्स को तोड़ ताड़ देता है, और मित्र तो घर्षण है ही। आज घर्षण नहीं होता तो हम चल भी नहीं सकते हैं। बिना घर्षण के जीवन के बारे में सोचना कठिन हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों घर्षण बहुत ज़रूरी है। कहता है कि यदि सभी पदार्थ केवल न्यूट्रॉन जैसे विद्युतीय उदासीन कणों से मिलकर बना होता है तब क्या होगा? देखिए, जब न्यूट्रॉन से, घर्षण के बारे में आपको बताते हैं, छोटे छोटे अणु से मिलकर बना होता है। वो कोई भी पदार्थ छोटे छोटे अणु से मिलकर बना होता है। एक पदार्थ ये हो गया, और दूसरा पदार्थ भी छोटे छोटे अणु से मिलकर बना होता है। कोई भी, जैसे ये सतह हो गया, सतह भी
और जब ये दोनों जो है ये आगे की ओर खींचना चाहता है तो ये जो है पीछे की ओर अपोज करता है, घर्षण पीछे की ओर अपोज करती है। उसका मेन कारण है इन दोनों परमाणुओं के बीच अंतराण्विक बल, यही दोनों के बीच अंतराण्विक बल काम करता है, जिस कारण से ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं। ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं और ये जो है इसको आगे बढ़ने नहीं देता है, अंतराण्विक आकर्षण बल है ना, इसी का। और जब न्यूट्रॉन कण रहेंगे, सिर्फ न्यूट्रॉन कण रहेंगे, तब परमाणु के बीच अंतराण्विक बल नहीं लगता है, अंतराण्विक बल की बात ही नहीं होगी। जब अंतराण्विक बल की बात नहीं होगी, न्यूट्रॉन कण रहेंगे तो फिर घर्षण का अस्तित्व के बारे में क्या सोचते हैं? अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। डोरी में तनाव, ये भी नहीं रहेगा, तनाव ही नहीं रहेगा, दोनों एक दूसरे से चिपकेंगे ही नहीं, तो क्या तनाव रहेगा? स्प्रिंग बल का अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, घर्षण बल लगता है आपेक्षिक गति के, जिस ओर गति रहते उसके किस ओर? उसी दिशा में, उसके लंबवत नहीं, उसके विपरीत दिशा में। बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, चरम घर्षण। चरम नाम से ही क्लियर है। चरम घर्षण अस्थिर घर्षण पर क्या होता है? चरम घर्षण अस्थिर घर्षण पर क्या होता है? चरम घर्षण है तो क्या है? महत्तम होगा। इसमें क्या है? 9 नंबर। यू स्थैतिक घर्षण, यू एस और यू के, स्थैतिक घर्षण गुणांक और काइनेटिक घर्षण गुणांक। आइए दोस्तों थोड़ा सा आपको गुणांक के बारे में बता देते हैं। ऐसे आप दिमाग में सीधा सा सोचिए, यू एस है, एस मतलब स्टैटिक, यू मतलब स्थैतिक अर्थ अस्थिर है, यू के है, के मतलब काइनेटिक, मतलब गति में है। कोई भी चीज़ गति में होगा, कोई चीज़ रुका हुआ तो उसमें स्थैतिक है, तो घर्षण क्या हो जाएगा? उसमें घर्षण क्या हो जाएगा? घर्षण गुणांक या घर्षण क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और काइनेटिक रहेगा मतलब चलता हुआ रहेगा, घूर्णन में रहेगा, जो भी रहेगा तो इसमें कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब इस ऑप्शन के हिसाब से आप सोचेंगे तो एक से अधिक हो जाएगा। आइए स्थैतिक घर्षण और काइनेटिक घर्षण के बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम बता देते हैं। होता है क्या दोस्तों, आप सोचिए यहाँ पर कि एक वस्तु है और वो वस्तु जो है उसको कोई भी चीज़ P बल से आगे की ओर खींच रहा है, P से आगे की ओर खींच रहा है, उसको P से आगे की ओर खींच रहा है, तो उसके अपोजिट में एक बल काम करेगा F, जिसको हम लोग घर्षण बल कहते हैं। सिर्फ यही बल काम नहीं करता है, एक बल और काम करता है हमारे गुरुत्वाकर्षण के कारण, उसको कहते हैं W। तो W बराबर क्या हो जाता है दोस्तों? mg। ये बल काम कर रहा है। जब कोई भी वस्तु के नीचे की ओर बल काम करता है और वस्तु असंतुलित अवस्था में, इसका मतलब जितना बल नीचे की ओर काम कर रहा है उतना बल उसके ऊपर की ओर काम करता है। यस या नो? यस। तो यहाँ पर चार तरह का बल लग रहा है। जब आगे की ओर किसी वस्तु को हम खींचते हैं तो वो पीछे की ओर एक घर्षण बल से उसको अपोज करता है, ठीक है। एक गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर बल लगता है और उसके अपोजिट में एक बल लगता है जिसको हम लोग अभिलंब बल कहते हैं, आर कहते हैं, उसका हम अभिलंब बल कहते हैं, जिस कारण से ही कोई भी वस्तु जो है संतुलित अवस्था में रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम हैं ना जी, हम पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है mg करके, या मेरा मास यदि 70 kg है और 10 ये हो गया g का मान, तो 700 न्यूटन का बल हमको नीचे की ओर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं 700 न्यूटन का बल जो है ऊपर की ओर लग रहा है, तो ही इस पृथ्वी पर हम लोग संतुलित अवस्था में हैं। नहीं तो हम लोग नीचे चल जाते हैं, नहीं तो ऊपर चल जाते हैं। देखता है चंद्रमा पर जाओ, दूसरा ग्रह पर जाओ, ऊपरे में लटकर रहता है क्योंकि वहाँ जो है जी लगवे नहीं करता था, ऊपर की ओर जहाँ लटकता है वहीं लटकले रहता है। इसलिए संतुलित अवस्था में लाने के लिए ऊपर की ओर बल काम करेगा, जिसको हम लोग अभिलंब बल का नाम दे दिए हैं, अभिलंब बल कहते हैं। अब देखिए, अब कहता है घर्षण के नियम कहता है कि
घर्षण का दो नियम मुख्यतः है, ऐसे तो 4 नियम है, ऐसे 2 नियम की हम बात करते हैं। पहला नियम घर्षण का कहता है कि कोई भी वस्तु यदि इस दिशा में खींची जाती है तो उसके विपरीत दिशा में एक बल काम करेगा, उसी बल को हम लोग घर्षण बल कहते हैं, उसी बल को हम लोग घर्षण बल कम कहते हैं। और दूसरा नियम है कि यदि 2 सतह के बीच घर्षण बल का मान वस्तु पर सतह के अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। कहने के मतलब यदि घर्षण बल जो होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होती है, घर्षण बल जो होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होती है। कहने के मतलब घर्षण बल यदि बढ़ेगा, घर्षण बल तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल पर डिपेंड करता है। अभिलंब घर्षण बल जो होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल पर डिपेंड करता है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल पर डिपेंड करता है, कहने का मतलब W पर डिपेंड करता है। W जितना ज़्यादा होगा, mg जितना ज़्यादा होगा, उतना ही अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा। तो ये भी कहते हैं कि घर्षण बल जो है W पर डिपेंड करता है। यदि इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, समझिए बातें को, कंसेप्ट को समझिए कि जब mg, जब मेरा मास ज़्यादा होगा, जब द्रव्यमान, तो कहीं ना कहीं द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। जी तो पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण, जी गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण हमेशा स्थिर है, लेकिन जैसे जैसे हमारा मास बढ़ेगा, जैसे जैसे मास बढ़ेगा W का मान बढ़ेगा, mg का मान बढ़ेगा। जब मास बढ़ेगा तो कहीं न कहीं घर्षण बल अधिक होगा, क्योंकि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W भी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं ना। तो घर्षण बल जब W का मान बढ़ेगा, मतलब द्रव्यमान यदि बढ़ता है तो घर्षण बल क्या होता है दोस्तों, तो घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो घर्षण बल का मान भी बढ़ जाता है। तो ये फार्मूला आ जाता है F बराबर जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तोड़ते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसको म्यू कहते हैं, म्यू आर हो जाता है। F बराबर म्यू आर आता है। इसका मतलब क्या हुआ, म्यू बराबर R बटे एफ, म्यू बराबर R बटा एफ, म्यू बराबर R बटा एफ हो जाएगा दोस्तों, म्यू बराबर R बटा एफ हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यही म्यू है, म्यू बराबर R बटा एफ हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोग, अब म्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, म्यू को ही हम लोग कहते हैं घर्षण गुणांक। म्यू को क्या कहते हैं दोस्तों, घर्षण गुणांक। म्यू को हम लोग कहते हैं घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक बराबर हो जाएगा अभिलंब बल बटे घर्षण बल, अभिलंब बल बटे घर्षण बल, अभिलंब बल बटे घर्षण बल, अभिलंब बल बटे घर्षण बल। घर्षण गुणांक बराबर होता है अभिलंब बल बटे घर्षण बल, अभिलंब बल बटे घर्षण बल। कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्या, अभिलंब बल बटे घर्षण बल। अब देखिए क्या होता है, अब यस के दिया हुआ है, अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम बता देते हैं कि यस के क्या होता है। आइए देखिए यस के क्या होता है। 3 तरह के घर्षण होता है, 3 तरह के घर्षण होता है, एक अस्थिर घर्षण, एक अस्थिर घर्षण, एक घर्षण का नाम क्या है, अस्थिर घर्षण। दूसरा घर्षण का नाम है सीमांत घर्षण। दूसरा घर्षण का क्या नाम है दोस्तों, सीमांत घर्षण। और तीसरा घर्षण का क्या नाम है दोस्तों, तीसरा घर्षण का नाम है गतिज घर्षण। तीसरा घर्षण का क्या नाम है दोस्तों, गतिज घर्षण। अब देखिए क्या होता है, अस्थिर घर्षण क्या है, सीमांत घर्षण क्या है और गतिज घर्षण क्या है। नाम से ही स्पष्ट है, नाम को आप लोग देखेंगे, इसको जो हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, इसको जो है हम लोग इसको जो है हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और इसको हम लोग काइनेमेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, इसको काइनेमेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो कहता है क्या कि अस्थिर घर्षण क्या है, तो ऐसे घर्षण जिसमें यदि किसी वस्तु को हम लोग खींचते हैं, जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं तो वो हम लोग उसको खींच नहीं पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जिस दिशा में कोई वस्तु को खींच रहे हैं उसके अपोजिट दिशा में जो बल काम कर रहा है, एफ बल काम कर रहा है, वो बल कहीं न कहीं ज़्यादा है पी बल से, कहीं न कहीं एफ जो है ज़्यादा है पी से।
जब एफ हम ज़्यादा होगा पी से, उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, घर्षण ज़्यादा है तो उसको हम लोग अस्थिर घर्षण कहेंगे। क्या कहेंगे, अस्थिर घर्षण कहेंगे। जब कोई वस्तु को हम लोग खींचते हैं तो वो खिंचाने की स्थिति में हो जाता है, मतलब कहने का मतलब एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर, टस मस हो रहा है, टस मस हो रहा है, कहीं न कहीं कभी आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है। ऐसे स्थिति में मतलब क्या हुआ, घर्षण बल जो हुआ खींचने वाला बल के बराबर हो जाता है, और है तो उसको हम लोग सीमांत घर्षण कहते हैं, उसको हम लोग सीमांत घर्षण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और अस्थिर घर्षण को जो हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब है गतिज घर्षण। गतिज घर्षण का मतलब ये हुआ दोस्तों कि कोई वस्तु है, उस वस्तु को हम खींचते हैं पी बल से हम लोग खींचते हैं, तो उसके अपोजिट में एक बल एफ लग रहा है, लेकिन ये वस्तु आगे की ओर बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पी जो है घर्षण बल से अधिक हो गया, पी जो है घर्षण बल से अधिक हो गया, तो इसको हम लोग गतिज घर्षण कहते हैं, काइनेमेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो तीनों हम लोग समझा चुके हैं, स्टैटिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिज घर्षण। स्टैटिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिज घर्षण, तीनों घर्षण हम समझा दिए हैं। अस्थितिज घर्षण में जो है घर्षण का मान अधिक होता है, सीमांत घर्षण का मान बराबर होता है, और गतिज घर्षण में जो होता है घर्षण का मान कम हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, अब कह रहा है कि म्यू एस बटे म्यू के, स्टैटिक घर्षण बटे म्यू के, तो म्यू एस क्या होता है, तो म्यू स्टैटिक घर्षण जो हो गया आर बटा एफ, इसको लिख सकते हैं कि आर बटा एफ, कोई दिक्कत है, आर बटा एफ, ठीक है। और इसमें जो हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा आर बटा एफ। तो डिपेंड किस पर कर रहा है कि घर्षण बल पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, घर्षण बल पर डिपेंड कर रहा है। यदि कोई सेम वस्तु है तो ऊपर की ओर आर लग रहा है, तो वो नीचे की आर लग रहा है, तो आर बराबर एम जी के बराबर हो जाएगा। तो उस वस्तु में आर, इस वस्तु दोनों सेम वस्तु, तो यहाँ आर और यहाँ आर दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, आर तो सेम हो जाएगा, लेकिन स्टैटिक होगा, इसका मतलब कोई बड़ा वस्तु है, स्टैटिक है, काइनेमेटिक मतलब खिंचा रहा है, ये बड़ा वस्तु है, ये कहीं न कहीं छोटा वस्तु है। इस स्थिति में जो हो जाएगा, इसका मास कहीं न कहीं स्टैटिक के कारण ज़्यादा है, और इसका मास कहीं न कहीं काइनेमेटिक के कारण जो है, इसका मास कहीं न कहीं काइनेमेटिक के कारण कम हो सकता है। ऐसे स्थिति में जो होता है म्यू एस बटे म्यू के जो होगा, ऐसे आप सिंपल भी सोचिएगा तो एक से अधिक होगा। इसको आप लोग बेहतर ढंग से सोचेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? तो घर्षण के टाइप भी हम लोग पढ़ा दिए, और घर्षण के नियम भी हम लोग पढ़ा दिए थे। 2 नियम के बारे में हम लोग घर्षण का जिक्र आप लोग को किए थे। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब घर्षण बल जो होता है विलंब बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए नेक्स्ट, घर्षण गुणांक के बारे में अभी तुरंत पढ़े हैं कि घर्षण गुणांक क्या होता है। घर्षण गुणांक क्या होता है। तो घर्षण गुणांक बराबर होता है अभिलंब बल आर बटे एफ ने, हाँ, अभिलंब बल बटे घर्षण बल। आप सोचिए, कभी कोई भी बल हो, चाहे अभिलंब हो, चाहे घर्षण हो, चाहे कोई और बल हो, यूनिट तो कहीं न कहीं इसका भी न्यूटन होगा और इसका भी न्यूटन होगा। जब दोनों का न्यूटन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। जब दोनों सेम होगा तो यूनिट लेस होगा। जब यूनिट लेस हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये डायमेंशन लेस भी हो जाएगा, इसका डायमेंशन भी नहीं होगा। जब यूनिट ही नहीं होगा तो डायमेंशन होगा दोस्तों, नहीं होगा। तो एक बीमाहीन राशि है, घर्षण गुणांक एक बीमाहीन राशि है। 11 देखिए, हर एक कंसेप्ट को समझाना उतना पॉसिबल नहीं है दोस्त, लेकिन इतना समझा देता हूँ कि आप लोग समझ जाइए। देखिए अब क्या है, यदि घर्षण गुणांक म्यू को इंक्लाइंड प्लेन पर रखी गई, नीचे की ओर सरकता है, इंक्लाइंड प्लेन मतलब समझे हो, तिरछा प्लेन है उस पर रखा हुआ है, कोई दिक्कत है।
यदि घर्षण गुणांक म्यू को एक इंक्लाइंड प्लेन पर रखी वस्तु नीचे की ओर सरकने लगेगी, तब आनत समतल के झुकाव के कोण निम्नलिखित में से थोड़ा अधिक है। किससे थोड़ा अधिक है? इसका मतलब सीधा सा हुआ, इंक्लाइंड प्लेन पर कोई भी चीज़ रखा हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन पर कोई चीज़ रखा हुआ, मतलब ये कोण जो हुआ विराम कोण हो गया, ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वस्तु नीचे की ओर सरकेगा। ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे की ओर वस्तु नीचे की ओर सरकेगा। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वस्तु जो है नीचे की ओर क्या होगा? सरकेगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको। चलिए, तो घर्षण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू बराबर टेन थीटा। घर्षण गुणांक का फॉर्मूला होता है म्यू बराबर टेन थीटा। तो मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा? म्यू इनवर्स टेन इनवर्स म्यू। तो किससे अधिक होगा? जब इससे अधिक होगा, म्यू मतलब थीटा बढ़ेगा तो ये इससे थोड़ा सा अधिक हो जाएगा तो वो नीचे की ओर, ये जब थोड़ा सा अधिक हो जाएगा तो ये नीचे की ओर क्या हो जाएगा दोस्तों? सरकने लगा। मतलब टेन इनवर्स म्यू ज़्यादा होगा, थोड़ा से हो तो ये जो है सरकने लगेगा। वही कह रहा है, यदि घर्षण गुणांक म्यू हो तो इंक्लाइंड प्लेन पर रखी वस्तु नीचे की ओर तब सरकने लगेगी जब आनत समतल के झुकाव के कोण निम्नलिखित से अधिक होगा। तो टेन इनवर्स म्यू जैसे ही बढ़ेगा क्या हो जाएगा? सरकने लगेगा। नेक्स्ट, 100 केजी द्रव्यमान के एक वस्तु को खींचने के लिए 4 केजी WT, देखिए इसको आप लोग कह सकते हैं 4 गुना छोटी जी न्यूटन। हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाने से काम नहीं होगा दोस्तों। इसको 4 गुना छोटी जी न्यूटन कह सकते हैं। इतना बल की आवश्यकता होती है। 100 केजी द्रव्यमान के एक वस्तु को खींचने के लिए 4 गुना छोटी जी न्यूटन बल की आवश्यकता होती है। वस्तु औसत के बीच घर्षण गुणांक क्या? घर्षण गुणांक के बारे में पूछ रहा है कि घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा। तो घर्षण गुणांक के बारे में आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ये बताइए। घर्षण गुणांक बराबर होता है F/R। घर्षण गुणांक बराबर होता है F/R। घर्षण गुणांक बराबर क्या होता है? F/R। ठीक है, F/R। कोई दिक्कत है? F जो हुआ घर्षण बल हुआ, F/R। तो घर्षण बल कितना लग रहा है? F लग रहा है, इतना बल की आवश्यकता होती है। तो 4 गुना 9.8 और R जो हुआ R mg के बराबर होता है, R बराबर mg होता है। तो द्रव्यमान कितना हो गया? 100 हो गया, g का मान 9.8 हो गया। तो ये कट गया, जब इससे डिवाइड करेंगे तो म्यू बराबर हो जाएगा 0.04, यही ना होगा, इतना हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है कि यदि अभिलंब बल दुगना कर दिया है तो घर्षण गुणांक क्या होता है? घर्षण गुणांक के बराबर पहले क्या होता है? घर्षण गुणांक बराबर क्या होता है? घर्षण गुणांक बराबर होता है R बटे F। R बटे या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसी को समझिए तो ज़्यादा होगा। कहता अभिलंब बल को दुगना करेंगे, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब यदि अभिलंब बल को दुगना करेंगे तो घर्षण बल क्या होगा? तो घर्षण बल क्या हो जाएगा दोस्तों? घर्षण बल भी दुगना हो जाएगा। पूछ रहा है कि घर्षण, ठीक है, अभिलंब बल को दुगना कर दिया है तो घर्षण बल क्या होगा? तो घर्षण बल भी दुगना हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट,
एक आनत तल का झुकाव 30 डिग्री होने पर उस स्थिति पर एक ए नीचे की ओर ठीक फिसलने की स्थिति में होता है। ए के स्थान पर दूसरा वस्तु बी को रखने पर तल का झुकाव 40 डिग्री होने पर वस्तु तल के नीचे की ओर ठीक फिसलने की स्थिति में होता है। तब क्या हो जाएगा? सीधा सा बात है, आनत तल दोनों दो है, आनत तल दोनों दो है, एक 30 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, एक 40 डिग्री है। जब तो घर्षण गुणांक बराबर क्या होता है? घर्षण गुणांक बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों? घर्षण गुणांक बराबर होता है घर्षण बल बटे अभिलंब बल, घर्षण बल बटे अभिलंब बल। तो स्पष्ट बात है कि अभिलंब बल पर यहाँ इफेक्ट पड़ जाएगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एक मिनट दोस्तों, लाइट थोड़ा खराब हो गया है, चार्ज में लगाना होगा। हाँ देखिए, तो क्या होगा? ये तो स्पष्ट क्वेश्चन है कि दोनों के घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए। पंद्रह नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि रुद्र क्षैतिज तल पर रखे 10 केजी द्रव्यमान का एक आयताकार ब्लॉक, 10 केजी द्रव्यमान का एक आयताकार ब्लॉक रखा हुआ, आयत के आकार का ब्लॉक है, ठीक है। 10 केजी द्रव्यमान का एक आयताकार ब्लॉक रखा हुआ है। एक किसी रुद्र क्षैतिज तल पर रखे 10 केजी द्रव्यमान का एक आयताकार ब्लॉक 15 न्यूटन के बल से क्षैतिज दिशा में खींचा जा रहा है। इधर से 15 न्यूटन का एक बल से कोई इसको खींच रहा है। यदि संपर्क सतह के बीच घर्षण गुणांक म्यू बराबर जो है 0.2 है, ये हो गया आपको घर्षण कोण हो गया, ये आपको जो है ये मास हो गया। तो कह रहा है कि जी बराबर 10 दिया और जी को 10 लेते हैं, ठीक है। घर्षण कोण का मान दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, म्यू का मान दिया हुआ है, घर्षण गुणांक का मान दिया हुआ है और जी का मान दिया हुआ है। तो कितना बल का अनुभव करेगा, इतना क्वेश्चन नहीं जानते हैं आप। म्यू बराबर क्या होता है? एफ बटे आर, एफ बटे आर। तो एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू आर, एफ जो हो जाएगा वो म्यू आर जाएगा। म्यू का वैल्यू है 0.2 हो गया, आर का वैल्यू जो हो गया वो क्या हो गया? आर एम जी के बराबर हो गया, आर एम जी के बराबर हो गया ना जी। तो आर एम जी के बराबर हो गया, तो एफ बराबर हो गया 0.2, एम का मान 10 और जी का मान 10, ठीक है। तो ये 10 हो गया, तो ये फोर्स जो हो गया वो कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन हो जाएगा। 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन घर्षण का अनुभव करेगा, 20 न्यूटन के घर्षण बल का अनुभव करेगा, ठीक है। कह रहा है कि नीचे चित्र के अनुसार 4 केजी, 8 केजी और 24 केजी के 3 ब्लॉक हर की डोरी से संबंध है और घर्षण रहित, यहाँ घर्षण की बात नहीं कर रहा है, घर्षण रहित क्षैतिज तल पर बल एफ द्वारा खींचा जाता है। यदि निकाय का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो आरोपित बल क्या होगा? ये तो सब जानता है, एफ बराबर एम ए होगा। तो एम कितना होगा? जब घर्षण रहित है तीनों को जोड़ दीजिए, कौन कौन हो जाएगा? तीनों को जोड़ दिए तो 24, 8 कितना हो जाएगा? 32, 32 और 4, 32 4 36। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 72 न्यूटन। फोर्स कितना लगेगा? 72 न्यूटन का बल लगेगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ पर फिसलन ज़्यादा होता है ना, मतलब वहाँ घर्षण कम लग रहा है। जब फिसलन ज़्यादा हो रहा है, जब फिसलन ज़्यादा हो रहा है तो यही समझिए कि यहाँ घर्षण कम लग रहा है, क्या? तो देखिए आंसर क्या, बर्फ सड़क से सख्त होता है। सड़क बर्फ से सख्त होता है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों? डी नंबर।
नेक्स्ट, रोरी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है। बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। पैर और बर्फ के बीच घर्षण बल रोरी और पैर के मध्य के घर्षण बल की तुलना में कम होता है, क्या? यस या नो? नहीं समझे, फिर से समझिए। कहता है कि रोरी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है। रोरी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि पैर और बर्फ के मध्य घर्षण बल रोरी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। देखिए क्या हुआ, ये समझे। कह रहा है कि यदि हम जो है चल रहे हैं, क्या किसे चल रहे हैं? तो पैर और बर्फ के बीच घर्षण कम लगता है, पैर और रोरी के बीच में घर्षण ज्यादा लगता है। ठीक है, आप इसको आराम से देखेंगे समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ है भी नहीं। ठीक है, मन भी नहीं कर रहा है पढ़ाने का। लास्ट क्वेश्चन लगता है ना, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र, लकड़ी के एक बैरल है हिंदी कितना तगड़ा देता है। लकड़ी के एक बैरल को खींचने के जगह लुढ़काना आसान होता है। लुढ़काने से क्यों? क्योंकि लुढ़काने से घर्षण क्या हो जाता है? कम लगता है। लुढ़काना अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में कम होता है। ठीक है, अब किसी को फिसला रहे हैं, खींच रहे हैं, किसी को लुढ़का रहे हैं, लुढ़काना आसान हो गया ना। एक बार सिलेंडर को मारेंगे, एक बार गोल से जैसा हो जा चल जाएगा, लेकिन वही खींचना है, फिसल रहा है तो हमेशा खींचना पड़ेगा, बल लगाते रहना पड़ेगा। यस या नो? चलिए, बहुत बहुत। अब 20 है क्या? नहीं, 20 नंबर क्वेश्चन नहीं दोस्तों, 19 ही क्वेश्चन था फ्रिक्शन का। कुछ कारण बस हम ऑनलाइन नहीं आ पाए थे, शादी ब्याह में बिजी थे, बहुत सारा फंक्शन अटेंड करना था। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम आपका मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद हुआ होगा। और मेरे हिसाब से मैंने जो फ्रिक्शन पढ़ाया है, थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें सीखना और ज़रूरत था आप लोग को। कुछ क्वेश्चन कम हुआ है, लेकिन हाँ चलिए ठीक है, कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। आप यदि फ्रिक्शन को कंसेप्ट वाइज समझ गए होंगे तो आपको कोई दरकार नहीं है कहीं पढ़ने की, आपका ये बेस्ट फ्रिक्शन होगा। और आगे जितने भी क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में पूछेगा आप बना पाइएगा। दोस्तों फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मैं सिर्फ यूट्यूब पर आपको ओरिजिनल कंटेंट दे रहा हूं, जो भी दे रहा हूं। आप यदि फिजिक्स को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप यदि अच्छे ढंग से कहीं पढ़े हुए हैं, तो आप सिर्फ मेरे जितने भी क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन को यदि आप मेरे टोटल क्वेश्चन को आप देख लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो कंसेप्ट के साथ साथ याद करवा रहा हूं। पहले कंसेप्ट देता हूं ताकि बच्चे सिर्फ रटे नहीं, कंसेप्ट के साथ रटने से क्वेश्चन आगे ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ओनडे एग्जाम में जो है आपको क्वेश्चन याद होना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट के साथ याद रहेगा तो ज़्यादा क्वेश्चन याद कर पाइएगा, ऐसे रटिएगा तो ज़्यादा भूलिएगा। इसलिए कंसेप्ट के साथ याद करवाते हैं दोस्तों। आप लोग हमसे जुड़े हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग हमारे चैनल को, लास्ट में जाते वक्त यही बोलूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि मेरा भी मन लगे कि आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, ताकि हमें भी पढ़ाने में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास महसूस हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत भगवान करे आपका साल 2025 आपका साल हो।